5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन भर हलचल रहती है, नजर रहती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। तो सबसे पहले ज्योत्सना। हिमांशु, हम सबसे पहले गांधीनगर जा रहे हैं और अमित राजपूत हमारे साथ मौजूद है गांधीनगर से। अमित, क्या खबर है आज जो खबरों के सेंसेक्स में सबसे ऊपर रहने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी खबर गुजरात से यही है कि गुजरात सरकार के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो बने हैं, उनके मंत्रिमंडल की शपथ विधि का समारोह आज दोपहर 1:30 बजे होना है। लेकिन जिस तरह से ये शपथ विधि को लेके विवाद चल रहा है, कल ये शपथ विधि दोपहर में 2:20 पर होने वाला था, लेकिन जिस तरह से नो रिपीट थियरी और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं जिनके नाम काटे गए, सारे नाम जो हैं काट दिए गए, उसको लेके एक असंतोष जो है वो खड़ा हुआ है। और उस असंतोष को रोकने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अहमदाबाद माफ करना मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, CR पाटिल गुजरात भाजपा के अध्यक्ष और प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव, वो तीनों के बीच में अहमदाबाद के सर्किट हाउस में सुबह से ही, आज सुबह 7 बजे से, मेरे सहयोगी मौजूदान गढ़वी मेरे साथ है, मैं कहूंगा कि पीछे सर्किट हाउस के जो सारे दृश्य हैं वो बताएं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये अहमदाबाद का सर्किट हाउस है और अहमदाबाद के सर्किट हाउस के अंदर सुबह 7 बजे के ही आसपास मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और उसके साथ में प्रभारी भूपेंद्र यादव जो यहाँ पे रुके हुए हैं, जब से मुख्यमंत्री की शपथ हुई है तब से वो लगातार यहीं पे रुके हुए हैं। उनके बीच में एक गुप्त बैठक है, वो शुरू कर दी गई है सुबह 7 बजे से ही। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नए चेहरों को स्थान देने की बात है, उस नए चेहरे के को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके सारों के नाम काट दिए गए हैं, नो रिपीट थियरी है, तो उसके लेकर असंतोष चल रहा है। कल भी ये मामला जो था वो दिल्ली आला कमान के पास पहुंचा था। उसके बाद से लगातार आज सुबह से ही 7 बजे से यहाँ पर बैठक चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बैठक जो है, इसके अंदर आखिरी लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी और यहाँ से ही विधायकों को फोन किया जाएगा जिन्हें शपथ लेना है। और पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कर दिया था कि जितने भी भाजपा के विधायक हैं वो अहमदाबाद और गांधीनगर के आसपास रहें। तो ये एक बड़ी खबर है। और साथ ही साथ ये जो बैठक चल रही है, इस बैठक के मद्देनजर मीडिया को अंदर जाने से रोका गया है। टाइम्स नाउ नव भारत ये खबर सबसे पहले एक्सक्लूसिव खबर बता रहा है और यहाँ पर ये जो बैठक चल रही है, ये बहुत ही बड़ी गुप्त बैठक चल रही है। लिस्ट वो तैयार हो चुका है किन्हें शपथ लेना है और यहाँ से ही फोन किया जाएगा। तो आपको शपथ लेनी है तो वो सारे विधायक उस तरह से तैयार होकर वहां पर पहुंचेंगे और राजभवन में तकरीबन 1:30 बजे शपथ विधि समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पर देखी जा सकती है तस्वीरें। गुजरात में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। जो दाव भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चला है, पाटीदार समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर, उसके नतीजे आने वाले समय विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जिसे हम टॉप पर रख सकते हैं? कंचन, खबरों के सेंसेक्स में आज 2 बड़ी खबरें हैं और दोनों ही प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई हैं। भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि 18,000 करोड़ की परियोजना है। इसके तहत 3 किलोमीटर के दायरे में राजपथ के अगल बगल की जितनी इमारतें हैं उनको या तो नए सिरे से बनाया जाएगा या रीडेवलप किया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत आज पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई है और उसके अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर यहां पर सौंपने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से लगभग 37 विभाग डिफेंस मिनिस्ट्री के ऐसे थे जो अलग अलग सेना के बैरक में चलते थे। वहां पर जो भी सुविधाएं थी वो बहुत ही लिमिटेड थी। ऐसे में जो पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है वो कस्तूरबा गांधी मार्ग पर है और दूसरी बिल्डिंग अफ्रीका एवेन्यू के पास है। इन दोनों ही बिल्डिंगों को आज डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रधानमंत्री सौंपने जा रहे हैं और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा गया है। लगभग डबल बेसमेंट पार्किंग है जहां पर 1500 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है और डिफेंस मिनिस्ट्री के लगभग 7000 एम्प्लॉय इसमें बैठेंगे। तो अंग्रेजों के जमाने से लगातार जो
जो अलग अलग विभाग हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के, वो सेना के बैरक में चल रहे थे, कैंप में चल रहे थे, वहां पर कोई सुविधाएं नहीं थी। इसीलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया था कि उन सभी मंत्रालयों को एक नई बिल्डिंग सौंपी जाएगी और इसी के तहत जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें पहली बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है और इसे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बनाकर तैयार किया है। पार्लियामेंट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यह बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है और प्राइम मिनिस्टर 11 बजे डिफेंस मिनिस्टर की उपस्थिति में इसे इनॉग्रेट करेंगे और दोनों ही जो कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉइयों को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर कंचन ये है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर पूरी दुनिया के पटल पर अपनी ताकत और अपनी शख्सियत को लेकर सामने आए हैं। टाइम्स मैगजीन ने जो अपनी प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का डंका एक बार फिर बजता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर को इसमें जगह मिली है, इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इसमें जगह दी गई है। इसके साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं आदार पूनावाला, उनको भी इसमें जगह दी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर की जो शख्सियत है ना सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यक्तित्व और उनके प्रभाव को यहां पर स्वीकार्यता मिल रही है और उसी के तहत टाइम्स मैगजीन ने एक बार फिर जो अपनी लिस्ट जारी की है प्रभावशाली लोगों की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जगह दी गई है। बिल्कुल, कई नामों को यहां पर शामिल किया गया है इस मैगजीन में और इस लिस्ट में। हाँ, रंजीता हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। रंजीता, आपके पास कौन सी खबर जो आपको लगता है कि आज पूरे दिन छाई रहेगी? देखिए, खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी कल महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में गए। मौका तो था महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर महिला कांग्रेस को बूस्ट करना, महिला कांग्रेस किस तरह से कांग्रेस में काम करेगी उसको लेकर बात करना, लेकिन राहुल गांधी ने उस मंच का इस्तेमाल भी आरएसएस पर हमला बोलने के लिए किया। आरएसएस पर हमला ये बात कहकर राहुल गांधी ने किया कि आरएसएस में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, आरएसएस में महिलाओं की एंट्री नहीं की जाती है। और ये बयान देते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक बड़ा बयान ये दिया कि बीजेपी के शासनकाल में चाहे वो नोटबंदी हो, महंगाई हो, लक्ष्मी और दुर्गा का अपमान किया जाता है। जो लगातार ये बीजेपी कहती है कि वो हिंदू पार्टी है, हिंदू पार्टी होने का दिखावा करती है बीजेपी और नकली हिंदू पार्टी है। ये भी कहा कि धर्म के नाम पर दलाली जो है वो बीजेपी कर रही है। तो ये तमाम जो बयान है ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा और आरएसएस और बीजेपी पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। बिल्कुल रंजीता, लेकिन देखिए महिला कांग्रेस को लेकर के ये कार्यक्रम यहाँ पर राहुल गांधी ने रखा था, लेकिन उन्होंने अपने फेवरेट टॉपिक आरएसएस पर हमला बोला, बीजेपी पर हमला बोला। क्या इस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया? उनका मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था? वो महिला कांग्रेस के लिए ये कार्यक्रम कर रहे थे या बीजेपी या आरएसएस के लिए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक मंच जब भी मिलता है तो उसे राजनीति के लिए ही इस्तेमाल करती है। ऐसा ही राहुल गांधी ने भी किया। महिला कांग्रेस का ये स्थापना दिवस था और महिलाओं को ही कोट करते हुए, मां दुर्गा और मां लक्ष्मी को कोट करते हुए उसे बीजेपी पर हमला करते हुए इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी के बाद कई ऐसे घर हैं जिसमें लक्ष्मी जो है वो एंटर नहीं कर पाई। मां दुर्गा जो शक्ति देती है, लेकिन पीएम डरे रहते हैं, चाहे वो चाइना का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान का, पीएम डटकर सामना नहीं करते हैं। तो उनका साफ तौर पर ये कहना था राहुल गांधी का कि किस तरह से बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, चाहे वो देश के अंदर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हर जगह बीजेपी की जो शासन है या जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल है। जी रंजीता, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। तो राहुल गांधी का बयान, हालांकि इस बयान पर पलटवार भी आया, संबित पात्रा ने निशाना भी साधा और बीजेपी इस मामले को अब आगे बढ़ा रही है और हिंदू धर्म का अपमान राहुल गांधी ने किया, ये कहा जा रहा है। अब मोहित ओमकर करते हैं। मोहित, सबसे बड़ी खबर आपके हिसाब से खबरों के सेंसेक्स में कौन सी रहेगी? पाकिस्तान के इशारों पर जो देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी और जो टेरर का नया मॉड्यूल सामने आया था जिसमें आईएसआई और अंडरवर्ल्ड को दोनों का गठजोड़ दिख रहा था, उसको दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने निष्क्रिय किया है और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 6 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। खासकर दिल्ली से जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था उसामा, उससे पूछताछ में काफी सारे जो नए खुलासे हैं वो हैरान करने वाले हैं कि जिस तरह से उसामा का पिता जो दुबई में बैठा है उसदुर रहमान, वो इस पूरे मॉड्यूल का एक मास्टरमाइंड था जिसको पाकिस्तान के
कर्नल ने चुना था कि इस पूरे मॉड्यूल को अंजाम दे। और उसका एक चाचा है हुमैद रहमान, जिसने और नए लड़कों को ट्रेंड किया था, और दोनों लड़के जो है उसामा और जिशान, इनको पाकिस्तान भेजने में हुमैद का बड़ा हाथ था और वहां से ट्रेंड करके हिंदुस्तान लाए थे। अब इनसे नए नए खुलासे होने की किस तरीके से ये उन जगहों को चिन्हित कर रहे थे जहां पे इन्होंने बड़े आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना था, और किस तरीके से अंडरवर्ल्ड यहां पर हथियार और बारूद को मुहैया करा रहा था, साथ ही जो टेरर फंडिंग है उसको यहां पे हवाला के जरिए भेजने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही इनके पास से दो आईडी मिली थी जो प्रयागराज के नानी और गंगोत्री से मिली थी, उनको आज निष्क्रिय किया जा सकता है। उनको किस जगह पे क्या और कैसे निष्क्रिय करना है इसकी भी फिलहाल प्लानिंग चल रही है। लेकिन जिस तरीके से नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं वो अपने में हैरान करने वाले हैं। और यूपी एटीएस ने भी कल एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को छह आतंकवादी गिरफ्तार करके दिए थे, जिसमें 3 दिल्ली पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बताए हैं और 2 जिसमें एक जिलाली है और एक फरमान, इन दोनों के बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनसे हमने पूछताछ की है, इनके पास से हमें सबूत नहीं मिले और हमने घर वालों को इनको सौंप दिया है। लेकिन एक फरीद नाम का है जिसके बारे में अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है कि वो उसके बारे में कि सैल का कहना है वो हमारे पास नहीं है। तो फिलहाल अभी जो 6 आतंकवादी गिरफ्तार, इनसे लगातार पूछताछ हो रही है, पुलिस रिमांड पर है और इनसे नए नए जो खुलासे सामने आ रहे हैं उससे जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनसे लगातार शेयर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो एजेंसीज की सतर्कता और हमारे जवानों की मुस्तैदी, देखिए बड़ी साजिश को नाकाम किया है। 6 आतंकी पकड़े गए हैं, ये बहुत बड़ा नेक्सस होगा। अभी तो दिल्ली मुंबई से मोहित सिर्फ 6 लोग पकड़े गए हैं। अभी इनसे पूछताछ में कितना बड़ा ये नेक्सस है, कहां तक फैला हुआ है, अभी बहुत से नाम सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए जो नए नए नाम सामने आ रहे हैं उसमें 2 सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो उसदुर रहमान है, जो ओसामा का पिता है, उसका नाम सामने आया है कि उसने किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को खड़ा करने में पाकिस्तान आईएसआई का साथ दिया है और किस तरीके से उसने अंडरवर्ल्ड से गठजोड़ किया है। और अंडरवर्ल्ड का जो नाम आ रहा है दाऊद इब्राहिम को छोटे भाई अनीस इब्राहिम, वो किस तरीके से जो लड़कों हैं उनको ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि उसके सारे गुर्गे यहाँ पे सामने आ रहे हैं। उसने ही जो समीर था उसको हायर किया था और समीर का काम था यहाँ पे और नए लड़कों को हायर करना। उसने अपने भाई आमिर को यहाँ पर लाया था, अबू बकर जो था वो भी उसका सहयोगी था और साथ ही जो मूलचंद था वो भी उसका सहयोगी था। और किस तरीके से ये छोटे छोटे काम करने वाले लोग हिंदुस्तान में बड़ी साजिश को दराने की, और मोहित बड़ी बात है कि सबका पाकिस्तान से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और त्योहारी सीजन में तो पाकिस्तान देश में अशांति फैलाने की, माहौल बिगाड़ने की कोशिश इससे पहले भी करता रहा है और हम एक बार फिर से यही चीज देख रहे हैं। कंचन, साफ तौर पर मोहित बने रहिएगा। कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हुए। कुंदन, खबरों के सेंसेक्स में ऐसी कौन सी खबर है आपके पास जिससे टॉप पर तरजीह दी जा सकती है? कल से सीओ की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री लीड करेंगे, वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो। काम का पूरे है और कुंदन की आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हिमांशु अरुणिल भी हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल, अरुणिल से बात कर लेते हैं। अरुणिल, आपके पास कौन सी खबर है? लगभग 20 घंटे तक एक्टर सोनू सूद के घर पे अंधेरी वेस्ट वाले अपार्टमेंट में सर्वे होता गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। उनके ऑफिसर्स 20 घंटे से छानबीन कर रहे थे। उनके जो डॉक्यूमेंट्स है, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स का कंप्लीट सर्वे किया गया और यूपी में भी जो उनके पार्टनर्स है, बिजनेस पार्टनर्स है, उनके यहाँ पे भी सर्वे किया गया। अभी इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे तो कुछ ही दिन पहले सोनू सूद ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए थे। आपकी जो गवर्नमेंट है दिल्ली में, उसके एक डेवलपमेंट प्रोग्राम की। उनको तभी पूछा भी गया था कि क्या आप ज्वाइन करोगे, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करोगे। उन्होंने हाँ भी नहीं बोला था और ना भी नहीं बोला। तो काफी एक पॉलिटिकल अटैक टाइप आया है ऑपोजिशन से, खास करके आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि क्योंकि सोनू सूद जी की नजदीकियां अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रही थी। इसके लिए एक सिलेक्टिव टारगेटिंग किया गया है, ऐसा एक्यूजेशन आम आदमी पार्टी ने लगाया है। बीजेपी ने ये सिलेक्टिव टारगेटिंग की, ऐसा एक्यूजेशन लगाया गया है। बट अगर ग्राउंड लेवल पे हम देखें तो ये सर्वे क्यों किया गया, बिकॉज जो एक चैरिटी वर्क सोनू सूद ने किया था कोविड लॉकडाउन के समय, जब भी मुंबई में माइग्रेंट वर्कर्स को उनके घर स्टेट जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में उन्होंने भेजा था। ट्रेन की टिकट्स की इंतजाम किए थे, फ्लाइट टिकट्स के इंतजाम किए थे। तो ये पैसा उनके पास एग्जैक्टली कैसे आया, उसकी एक सर्वे करने की कोशिश की गई और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आईटी ऑफिसर्स अपने साथ ले गए हैं। बट ऑपोजिशन ने इसको एक सिलेक्टिव टारगेटिंग बताया है बीजेपी की तरफ से।
अरुणिल, अच्छा एक बात बताइए, देखिए मुद्दा तो ये बड़ा होता जा रहा है, इससे पहले भी हुआ था लेकिन तब इतना ध्यान नहीं दिया गया, सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन इस बार ये सुर्खियों में है। रिजल्ट क्या निकल के सामने आया और इस सर्वे के बाद क्या कोई आधिकारिक बयान सामने आया है आईटी की तरफ से या फिर कुछ देर बाद निकल के सामने आए? आज हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईटी की तरफ से एक बयान बाहर आए। इसे रेड नहीं कहा गया था, इसे सर्वे कहा गया था, तो इसे रेड क्वालिफाई नहीं कर सकते। कुछ सीजर्स नहीं किया गया है सोनू सूद के घर से, सिर्फ एक सर्वे टाइप किया गया है कि उनके फाइनेंशियल परिस्थिति अभी कैसी है और किस इस फाइनेंशियल के परिस्थिति के बलबूते पे उन्होंने कैसे इतने सारे माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर भेजा। बिकॉज हम देखेंगे कि वो नंबर काफी बड़ा था, हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स थे, करीब हजारों लोग थे जिनको उन्होंने वापस अपने घर भेजा था अपने खुद के खर्चे पे। तो क्या उनकी फाइनेंशियल स्थिति वैसी थी, ये देखने की कोशिश की गई है। हजारों लोगों के मसीहा वो लॉकडाउन के दरमियान बने थे। अरुणिल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, लौटेंगे आपके पास है, लेकिन पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, आपके लिहाज से आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है? के आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक ट्वीट किया है जिसमें ये लिखा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं देश में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता है, आतंकवाद के नाम पर बेकसूरों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर पेश करने का खेल शुरू हो जाता है। आगे और न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। तो इस तरीके का ट्वीट, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट ने की है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का ये ट्वीट कहीं ना कहीं विवाद फिर से खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। जी पुलकित, इससे तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें उन्होंने बढ़ाने का काम आपको नहीं लगता कि कर दिया है? अब अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप आतंकवादियों के सपोर्ट में आप एक विशेष समुदाय को संभवतः मैसेज देने का प्रयास कर रहे हो अमानतुल्लाह खान, लेकिन इससे तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई जाहिर तौर पर। लेकिन ये एक बड़ी बात ये भी है कि नवभारत टाइम्स के ही चैनल पर मुख्य डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस कार्रवाई को अच्छा बताया था। जब हम लोगों ने ये सवाल पूछा कि जो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उससे आप किस तरीके से देखते, तो उन्होंने इसकी तारीफ की थी। अब अमानतुल्लाह खान का ये बयान मुश्किलें बढ़ाता है, क्योंकि अभी चुनाव है कई राज्यों में, आम आदमी पार्टी उसमें भागीदारी भी है, लगातार चुनाव की तैयारी भी कर रही है। अब इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ा करता है। जी ठीक है पुलकित, शुक्रिया इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ साकेत भी जुड़ गए कटिहार से। साकेत, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, बिहार में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, जो सीमांचल के इलाके हैं बिहार से और बांग्लादेश से सटे हुए, उन इलाकों में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है उसे लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। क्योंकि कल जो भूमि सुधार मंत्री है बिहार के रामसूरत राय, उन्होंने बयान दिया कि उनको ये पता है कि बिहार में जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ बड़े पैमाने पर जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है और बांग्लादेशी लोगों को यहाँ ज़मीन खरीद कर बसाया जा रहा है। और ये बयान जो है वो मंत्री के तरफ से आया, यानी कि सरकार ये बात मान रही है कि बिहार में जो सीमांचल के इलाके हैं वहाँ पर बाहर से बांग्लादेशियों को लाकर बसाया जा रहा है। तो ये मुद्दा आज गर्म है, क्योंकि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए एक आदेश जारी किया था सरकार को कि जो सीमांचल के इलाके हैं वहां पर नजर बनाने की जरूरत है और जो इस तरह से घुसपैठिए बिहार के अंदर आ रहे हैं उन पर कार्रवाई करे। ये कोर्ट ने यहां से, पटना हाईकोर्ट ने कहा था, जिसके बाद सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को भी जो सीमांचल के इलाके हैं उन्हें लेटर जारी करके ये निर्देश दिया था कि इन इलाकों में आप गश्ती बढ़ाइए, पुलिस की तैनाती कीजिए, ताकि जो घुसपैठ हो रहा है, जो जमीन लेकर यहाँ पर बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, उस पर निगाह रखी जा सके, उन पर कार्रवाई की जा सके। और चूंकि कोर्ट ने जब ये आदेश दे दिया था तो उसके बाद से लगातार सरकार भी इस काम में लगी थी और खुद जो भू राजस्व मंत्री हैं उन्होंने ये बात माना कि इस इलाके में जो किशनगंज और अररिया का जो पूरा इलाका है जो बॉर्डर से सटा हुआ है, बांग्लादेश बॉर्डर से, वहां पर। और दूसरी बात कि खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके ये बात कहा था कि जिस तरह से सरकार यहाँ पर काम कर रही है और कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया, ये कहीं ना कहीं एनआरसी को बैकडोर से लाने की कोशिश बिहार में की जा रही है, बिहार के सीमांचल इलाके में। तो ओवैसी ने भी इस मामले को उठाया था, ट्वीट करके ये बात कही थी, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्म है और इस पर सरकार के तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी बयानबाजी तेज हो गई है। तो लगातार
सियासी संग्राम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिहार में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सियासत भारी पड़ सकती है। बने रहिएगा साहब हमारे साथ गुरप्रीत भी जुड़े हुए। गुरप्रीत, खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से आपके पास ऐसी कौन सी खबर है जो टॉप में रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जैसे ड्रोन बॉर्डर से आ रहे हैं, ऐसे ही एक टिफिन बम जो 15 अगस्त से पहले एक कॉन्स्पिरेसी पाकिस्तान की जो इन्होंने एक्सपोज की थी पंजाब पुलिस ने, कल एक टैंकर में बम मिला है, जिस टैंकर में एक टैंकर से तेल के टैंकर में ये बम टिफिन बम रखा गया था, जिससे बड़ी वारदात करने वाले थे। उस बात को लेके पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कह रही है कि पाकिस्तान के दो लोग जो इंटेलिजेंस में है उनका भी नाम एफआईआर में लिखा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिसपे हमेशा नजर बनी रहेगी, क्योंकि देख रहे हैं हम पिछले काफी दिनों से लगातार ड्रोन की मूवमेंट जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और लगातार देखने को मिल रही है। और इस बात के आने के बाद पंजाब पुलिस ऑलरेडी हाई अलर्ट होगी। और कल इस खुलासे के बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने भी जितने भी बॉर्डर के एसएसपी है, जितने भी पंजाब के जो जहाँ पे सेंसिटिव एरियाज है उनको बुलाया कि आपको हाई अलर्ट पे रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे लग रहा है जैसे टिफिन बॉम्ब पर सोफिस्टिकेटेड एक इक्विपमेंट बनाया गया है। और डीजीपी पंजाब ने बार बार इस बात का पहले भी जिक्र किया था कि जो ये बॉम्ब है बड़ा सेंसिटिव है, और इसलिए जो मुख्यमंत्री है पंजाब के उन्होंने ये कहा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्पेशली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चों के स्कूल में कोई ऐसी वारदात ना हो जाए और क्राउडेड प्लेसेस पे आपको हाई अलर्ट रहने की जरूरत है। तो ये लगातार जो पाकिस्तान से कॉन्स्पिरेसी हो रही है उसका खुलासा किया गया है, और इस बात को लेकर सारा दिन लगातार गरमाई रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस आज आगे तहकीकात करेगी। एक व्यक्ति की अरेस्ट के बाद पता करेंगे कि कैसे ये पाकिस्तान से टिफिन बम आया और कौन है, जो कौन मॉड्यूल है जो यहाँ पे बना रहे हैं और इस तरह का टेरर लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस बात को लेके जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार ड्रोन की मूवमेंट होने के बाद पुलिस ऑलरेडी हाई अलर्ट है, लगातार वहां पे फायरिंग भी होती है बॉर्डर पे। तो इस बात को लेकर अच्छा गुरप्रीत, ये बताइए कि पंजाब में पिछले कुछ वक्त में ये गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई के एजेंट्स या फिर स्लीपर सेल्स, इनकी एक्टिविटी वहां पर काफी देखी गई है। तो अब विशेष एहतियात क्या बरती जा रही है? बॉर्डर पर विशेष चौकसी बरती जा रही है? क्या कदम उठाए जा रहे हैं? और जी बिल्कुल, जैसे कि डीजीपी लगातार सारे बॉर्डर के एसएसपी, बॉर्डर के जितने भी सीनियर अधिकारी उनसे बातचीत करते रहते हैं। और जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी को डायरेक्शन दी है जो सेंसिटिव एरिया वहां पे फोर्स बढ़ाई जाए। और जैसे कि ड्रोन की मूवमेंट लेके चल रहे हैं, हमने देखा गुरदासपुर बॉर्डर में, अमृतसर बॉर्डर में और फिरोजपुर बॉर्डर में लगातार बात होती है, वहां पे लगातार फोर्स बढ़ाई जा रही है। और साथ में जो इंटेलिजेंस इनपुट है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी इन्होंने लगातार बढ़ाने की कोशिश किया। ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे तैनात किए इंटेलिजेंस में, ताकि लगातार खबरें आती रहे। और लगातार जो जैसे कि ये भी जो कल खुलासा किया है वो कह रहे कहीं ना कहीं जो ऑयल टैंकर था उसमें ये टिफिन बम के थ्रू बड़ा हादसा करने वाले थे। देखिए, सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सतर्कता बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान तो मानने वाला है नहीं। उसकी तो कोशिश यही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब यहां पर किया जा सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब वक्त हो चला है सेंसेक्स मीटर का, यानी कौन सी खबरें ऐसी हैं जो आज छाई रहेंगी, अब ये सेंसेक्स मीटर बताएगा। ये वो खबरें थी जो अभी आपको बताई गई हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से। राहुल के बयान पर बीजेपी हमलावर है, आतंकियों की गिरफ्तारी पर सियासत देखने को मिल रही है, गुजरात में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण, और उसके बाद सीमांचल में घुसपैठियां बढ़ गए हैं। ओवैसी का भी इस पर बयान आ गया और पंजाब में हाईलाइट किए। ओल्ड रैंक थी, अब न्यू रैंक क्या रहने वाली है ये हम आपको बताते हैं। तो राहुल का जो खबर ओल्ड रैंक में हम देख रहे थे वो बदल गया है। गुजरात में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है जिस पर हम सबकी नजर टिकी हुई है। राहुल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर हमलावर नजर आ रही है, और आतंकियों की गिरफ्तारी पर जो सियासत हो रही है ये वो तमाम खबरें हैं जिस पर टाइम्स ऑफ नव भारत का कवरेज लगातार पूरे दिन जारी रहेगा।